यह अध्याय इन्वेस्ट इन शेयर एंड स्टॉक से लिया गया है, जिसके लेखक है डॉक्टर जॉन वाइट। यह 6वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज। यह किताब ब्रिटेन में लिखी गई है, तो इसमें ब्रिटेन के शेयर बाजार के उदाहरण देखने को मिलेंगे। अब हम अध्याय को शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज, कुछ शेयर बाजार निवेश रणनीतियाँ। यह खंड कुछ ज्ञात स्टॉक मार्केट रणनीतियों से संबंधित है, जिन्होंने औसत उम्मीदों से ऊपर छोटी अवधि के लिए प्रदर्शन किया है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी स्टॉक मार्केट रणनीति लगातार सफल नहीं हो सकती है, या हर कोई इसे अपनाएगा, जिससे शेयर की कीमतों में इस तरह से उतार चढ़ाव होगा जो मूल रणनीति को कमजोर कर देगा। अब तक सबसे सामान्य रणनीतियों में व्यक्तिगत अंडरवैल्यूड या ग्रोथ शेयरों की पहचान शामिल है। इन रणनीतियों की जांच परिशिष्ट 10 में की गई है। कई सामान्य रणनीतियां नीचे सूचीबद्ध हैं। अधिक प्रतिफल देने वाले शेयरों में पहले केवल उन्हीं कंपनियों में शेयर खरीदने की रणनीति का जिक्र किया गया था जिनका यील्ड सबसे ज़्यादा था और जिनके शेयर की कीमत 12 महीने पहले की तुलना में अधिक है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले शेयरों की सूची इन्वेस्टर्स क्रॉनिकल द्वारा 6 मासिक प्रकाशित की गई थी और इस रणनीति को मध्यम अवधि में औसत से अधिक रिटर्न देने में काफ़ी सफल होने का दावा किया गया था। रिकवरी स्टॉक की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश अक्सर लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन देता है, जहां जोखिम का प्रसार कई विजेताओं को कुछ हारे हुए लोगों से नुकसान की भरपाई करने में सक्षम बनाता है। M&G का रिकवरी फंड दुनिया के सबसे सफल यूनिट ट्रस्टों में से एक रहा है। औसत नीचे यह एक कंपनी में अधिक शेयर खरीदने की प्रक्रिया को दिया गया नाम है, क्योंकि यह निवेशक के पोर्टफोलियो में अपनी समग्र स्थिति को बनाए रखने के लिए मूल्य में गिरता है। उदाहरण के लिए, आप 100 पेंस पर 1000 शेयर खरीदते हैं, कुल परिव्यय 1000 पाउंड, डीलिंग शुल्क की उपेक्षा। 2 महीने बाद आप 50 पेंस अतिरिक्त 500 पाउंड पर 1000 और शेयर खरीदते हैं। उसके 2 महीने बाद आप 25 पेंस पर 2000 शेयर खरीदते हैं। आपके शेयरों का कुल मूल्य अब 4,000,625 p 1000 पाउंड है, ताकि पोर्टफोलियो में कंपनी का मूल्य वही बना रहे। यदि कंपनी प्रति शेयर 100 पेंस के मूल्य पर वसूल करती है, तो आपने एक उपयोगी लाभ कमाया है। इस उदाहरण में लाभ 4,000,610 p -1, 0,00610 p -1, 0,00650 p -2, 0,00625 p है, जो 2000 पाउंड के बराबर है। हालांकि अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, जो स्पष्ट रूप से कार्ड पर है कि जिस तरह से इसके शेयर की कीमत गिर रही है, तो आपने खराब के बाद अच्छा पैसा भेजा है। कभी भी औसत नीचे न करें जब तक कि आप सुनिश्चित न हों कि कंपनी के बारे में आपका दृष्टिकोण सही है और बाकी सभी का गलत है। याद रखें कि पेशेवर शायद ही कभी औसत कम करते हैं। सफलता से मिलती है सफलता। एक पुरानी और अच्छी तरह से परखी गई रणनीति को सिंपल रिवर्सल सिस्टम कहा जाता है। यह कहता है, काफ़ी हद तक, कि किसी भी 4 सप्ताह की अवधि में एक शेयर खरीदा जाना चाहिए जब इसकी कीमत पिछले 4 हफ्तों की उच्च कीमतों से ऊपर हो गई हो, और जब यह पिछले 4 हफ्तों की कम कीमतों से नीचे गिरना शुरू हो जाए। यह बहुत कम रणनीतियों में से एक है जिसका निष्पक्ष परीक्षण किया गया है और प्रासंगिक शेयर बाजार सूचकांकों के सापेक्ष एक अच्छा प्रदर्शन देने के लिए पाया गया है। साथ ही यह एक असामान्य मामले का भी प्रतिनिधित्व करता है जहां शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का प्रभाव रणनीति की शुद्धता को सुदृढ़ करना है। हालांकि जब शेयर अपने पिछले उच्च मूल्य से ऊपर उठता है, तो यह हमेशा मुझे एक बहुत ही जोखिम भरा खेल लगता है, क्योंकि इससे इसकी कीमत में अचानक गिरावट आती है। इस प्रणाली को कभी कभार बड़े नुकसान की संभावना के लिए जाना जाता है, जिसे स्टॉप लॉस प्रणाली नीचे देखें के उपयोग से रोका जा सकता है। पाउंड लागत औसत स्टॉक मार्केट में खरीदारी करते समय सही समय पर निर्णय लेने की कठिनाई के कारण कुछ अधिकारी पाउंड लागत औसत की वकालत करते हैं। इस रणनीति का अर्थ है नियमित, छोटे अंतराल पर स्टॉक की एक निश्चित राशि खरीदना, चाहे बाजार कितना भी अच्छा कर रहा हो। इस प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से मतलब है कि कुछ शेयर बहुत महंगे खरीदे जाएंगे, अन्य बहुत सस्ते में। हालांकि सस्ते होने पर ज़्यादा शेयर खरीदे जाएंगे। संभावित रूप से बेहतर रणनीति नियमित अंतराल पर स्टॉक की एक अलग लाइन खरीदना है, लेकिन एक ऐसे स्टॉक को चुनने का प्रयास करना है जो चयन के समय कम मूल्यांकन किया गया प्रतीत होता है। एक बार में निवेश करें। अनुसंधान ने दिखाया है कि आमतौर पर कई वर्षों में टुकड़ों में निवेश करने के बजाय एकमुश्त निवेश करना बेहतर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार समय के साथ बढ़ते हैं। मैं 2 साल में एकमुश्त बड़ी रकम निवेश करूंगा।
हारने वालों से बचे। शेयरों के विविधीकरण की रणनीति का उद्देश्य कई विजेताओं को कुछ दांव लगाने में सक्षम बनाना है। एक वैकल्पिक रणनीति यह है कि पहले स्थान पर हारे हुए लोगों को चुनने से बचें। यदि आपके पास 10 कंपनियों में शेयरों का एक पोर्टफोलियो है, तो एक दिवालियेपन को अन्य सभी शेयरों के मूल्य में 11% के लाभ से निर्धारित करना होगा। इसलिए एक हारने वाले से बचने में कम से कम 9 विजेताओं को चुनने की कोशिश करने की तुलना में अधिक कुशल होने का गुण है। लंबी अवधि में सूचकांक की नकल करने की तुलना में सूचकांक खरीदें, कम हारे की रणनीति अधिक सफल होने की उम्मीद की जा सकती है। इसका मतलब है कि शेयरों की एक विविध श्रेणी FT30 इंडेक्स की नकल करने के लिए कम या ज़्यादा खरीदें, जबकि उन कंपनियों की खरीद से बचे जो लगातार हारने वाली प्रतीत होती हैं। मूल कीमत की वसूली न करें। कई निजी निवेशक यह रणनीति अपनाते हैं कि वे मूल रूप से भुगतान की गई कीमत से कम पर शेयर नहीं बेचेंगे। यह सबसे नासमझी है, क्योंकि आप वर्षों तक एक बेकार निवेश में बंद हो सकते हैं या इसे दिवालियेपन में गिरावट भी देख सकते हैं। हमेशा घाटे में बेचने के लिए तैयार रहें अगर आपको लगता है कि पैसा कहीं और अधिक लाभदायक तरीके से निवेश किया जा सकता है। संस्थागत निवेशक कभी भी मूल कीमत वसूल करने की कोशिश नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस पॉलिसी। कुछ प्राधिकरणों का सुझाव है कि यदि किसी शेयर को खरीदने के बाद उसका मूल्य गिरता है, तो आपको स्वचालित रूप से बेचना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही कीमत आपके द्वारा खरीदने से पहले निर्धारित स्तर से नीचे गिरती है, आमतौर पर 15% की गिरावट के बाद आप अपने नुकसान में कटौती करते हैं। इस प्रथा को स्टॉप लॉस पॉलिसी के रूप में जाना जाता है और यह गारंटी देता है कि आप अपने मूल निवेश का 15% से अधिक कभी नहीं खोएंगे। जैसा कि कहा जाता है, पहला नुकसान हमेशा सहन करने में सबसे आसान होता है। बेशक, अगर शेयर की कीमत फिर से बढ़ जाती है, तो आप बहुत मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। एक स्टॉप लॉस पॉलिसी संभवतः संपूर्ण बाजार के सापेक्ष सर्वोत्तम रूप से लागू की जाती है। इस तरह आपको अपने नए अधिग्रहित शेयरों के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे बाजार ने अचानक नीचे की ओर उछाल दिया है। हालांकि, यदि सामान्य गिरावट के बावजूद भी सापेक्ष हानि को रोक दिया जाता है, तो मूल नुकसान को कम करने के लिए धन को बाजार में फिर से निवेश किया जाना चाहिए। स्टॉप लॉस के मूल्य के बारे में विभिन्न सैद्धांतिक विवाद हैं। ज्यादातर इस तथ्य पर आधारित है कि निवेशक कीमत ठीक होने तक लटकने के बजाय बेचकर खुद को नुकसान की गारंटी देता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मुद्रास्फीति ब्रिटेन में कारोबार करने वाले सभी शेयरों पर एक मजबूत ऊपर की ओर खींचती है। शेयरों जैसे लंबे जीवन वाले निवेश वाहनों के संबंध में इस विषय पर मेरा कोई बहुत मजबूत दृष्टिकोण नहीं है। हालांकि, व्यापार विकल्प अध्याय 7 जैसे अल्पकालिक निवेश वाहन, मेरे विचार में, स्टॉप लॉस बाधाओं के अधीन होना चाहिए। सभी निवेशकों को एक बार काटा जाता है। यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग सभी नए निवेशक शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं जब शेयर बाजार बहुत लंबा हो जाता है और समाचार पत्र इस बात की कहानियों से भरे होते हैं कि पहले से निवेश किए गए लोगों ने कितना पैसा कमाया है। इसलिए, लगभग सभी निवेशक एक आगामी भालू बाजार को पसंद करते हैं, जबकि अभी भी हरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भालू बाजार के निचले हिस्से में घबराहट में बेचने के बजाय कसकर बैठना और बाजार के ठीक होने का इंतजार करना है। खराब प्रदर्शन करने वालों को बेचें। कुछ अधिकारियों का सुझाव है कि जो शेयर बाजार के औसत के मुकाबले खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बेचा जाना चाहिए और उन शेयरों में पैसा लगाया जाना चाहिए जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, यह दिखाया गया है कि इस साल के अंडरपरफॉर्मर्स अक्सर अगले साल औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि स्टार शेयरों का प्रदर्शन खराब होता है। कारण काफी स्पष्ट है। जो कंपनियां खराब प्रदर्शन कर रही हैं, वे बेहतर करने के लिए कट्टरपंथी कदम उठाएंगी या बोलियों का लक्ष्य बन जाएंगी, जबकि गर्म शेयरों की वृद्धि में गिरावट आती है। असहमत स्टॉक मार्केट की एक अक्सर कहा जाने वाली कहावत कहती है कि जब हर कोई कार्रवाई के लिए सहमत होता है, तो इसके विपरीत दृष्टिकोण करें। दुर्भाग्य से, यह दुर्लभ है कि बाजार विश्लेषक कभी किसी बात पर सहमत होते हैं। गांठीकृत रणनीतियां एक बार की उच्च ब्याज दरों से एक नई, अभिनव रणनीति संभव हुई। निवेशक को गारंटी दी जाती है कि वह 1 या 2 साल के बाद अपना अधिकांश या पूरा पैसा वापस प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा, उसे काफी बोनस मिल सकता है। रहस्य यह है कि निवेशक की नकदी का लगभग 90% बॉन्ड या अन्य उच्च ब्याज वाहनों में रखा जाता है। शेष, कुछ 10% वारंट खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। देखें पृष्ठ 61। इसे नकद और कॉल रणनीति के रूप में जाना जाता है। यदि बाजार ऊपर जाता है, तो वारंट मूल्य में तेजी से बढ़ते हैं।
पूंजी मूल्य में वृद्धि और निवेशक को अच्छा रिटर्न देना। यदि बाजार में गिरावट आती है तो वारंट बेकार हो जाते हैं, लेकिन 90% नकद पर दिया जाने वाला उच्च ब्याज सुनिश्चित करता है कि निवेशक को कम से कम उसका पैसा वापस मिल जाए। एक आधुनिक विकल्प गांटा के लिए शेयरों से लाभांश आय का उपयोग करने के लिए एक पुट ऑप्शन अध्याय 7 खरीदने के लिए एक बाजार के पतन के खिलाफ बीमा के रूप में उपयोग करना है। इसे स्टॉक एंड पुट स्ट्रैटेजी के रूप में जाना जाता है। गारंटी का मूल्य तब गंभीर रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पुट ऑप्शन अंतिम गांटक का लेखक बाजार के पतन की स्थिति में अपने दायित्व को पूरा कर सकता है। ये रणनीतियां बेहद लोकप्रिय रही हैं। हालांकि जब तक ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तब तक उनके सफल होने की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि सभी कम जोखिम वाली रणनीतियों के साथ होता है, लंबी अवधि का वित्तीय रिटर्न आमतौर पर शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश से कम होगा। प्रोग्राम ट्रेडिंग अमेरिकन स्पेलिंग मुख्य रूप से यूएसए में देखी जाती है। जब प्रासंगिक सूचकांक एक पूर्व निर्धारित सीमा तक गिर जाता है तो कंप्यूटर पिछले लाभ को संरक्षित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके उन संस्थानों के स्वामित्व वाले शेयरों को तुरंत बेच देते हैं। जब सूचकांक बढ़ता है तो कंप्यूटर स्वचालित रूप से स्टॉक खरीदते हैं या पूर्व प्रोग्राम किए गए शेयरों को बेचते हैं। इस गतिविधि की केंद्रीय विशेषता यह है कि यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना सभी स्वचालित है। इसके विनाशकारी नॉक-ऑन प्रभावों की आसानी से कल्पना की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्रोग्राम की गई बिक्री शेयर मूल्यों में गिरावट का कारण बनती है, जिससे अन्य कंप्यूटर डंपिंग स्टॉक शुरू कर देते हैं। इस ऑटो आपदा को व्यापक रूप से अक्टूबर 1987 की महान बाजार दुर्घटना के पीछे माना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई थी। अमेरिकी जनता ने प्रोग्राम ट्रेडिंग के खिलाफ भारी आक्रोश जताया। कई अमेरिकी दलाल अब इस तरह के व्यापार में सौदा नहीं करते हैं, न ही अपने ग्राहकों को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, और एक समय में ऐसा लगता था कि इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने स्वचालित बिक्री की श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश करने के लिए सर्किट ब्रेकर पेश किए हैं। जब भी डॉव जोन्स इंडेक्स एक निश्चित बड़ी राशि से गिरता है, अमेरिकी बाजारों में सभी व्यापार 1 घंटे के लिए निलंबित कर दिया जाता है। अन्य अलंकरण हैं जो यूके के निवेशक के लिए अप्रासंगिक हैं। विचार कंप्यूटर पर मानवीय हस्तक्षेप के लिए समय देना है। यह संभावना नहीं है कि यूके में प्रोग्राम ट्रेडिंग एक समस्या बन जाएगी। सबसे पहले, कोई भी उस प्रणाली को शुरू नहीं करना चाहता जब संभावित परिणाम तत्काल सरकारी वीटो होगा। दूसरे, यूके में स्टॉक के बंडलों का एक साथ व्यापार करना संभव नहीं है, यूएसए के विपरीत। तीसरा, स्टाम्प शुल्क की लागत जब लागू हो। एक महंगा व्यवसाय स्वचालित बिक्री और पुनर्खरीद करता है। यह ब्रिटिश निजी निवेशक के लिए अच्छी या बुरी बात है, यह स्पष्ट नहीं है। निश्चित रूप से, कोई भी समय समय पर बाजार में गिरावट को पसंद नहीं करता है, लेकिन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के इशारे पर सस्ते में स्टॉक डंप करने वाली संस्थाओं के विचार से निश्चित रूप से निजी निवेशक के होंठ चाटने चाहिए। शेयर बेचे कॉल खरीदें प्रोग्राम ट्रेडिंग का एक परिणाम, लेकिन एक स्वतंत्र रणनीति भी। बाजार में गिरावट आने पर पहले से किए गए मुनाफे को लॉक करने के लिए शेयरों को बेचने का है। फिर उन्हीं शेयरों में बहुत सस्ते कॉल विकल्प अर्थात शेयर खरीदने का अधिकार ट्रेडेड विकल्प अध्याय 7 देखें खरीदें। यदि बाजार में तेजी आती है तो मूल्य में कॉलों की तेजी से सराहना होगी। अगर बाजार में गिरावट जारी रही तो कॉल बेकार हो जाएंगी, लेकिन उन पर बहुत कम पैसे खर्च होंगे। निजी निवेशकों को अपने शेयर बेचने पर हुए पूंजीगत लाभ पर कर देना पड़ सकता है। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत जोखिम प्रबंधन आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत एमपीटी एक निवेश रणनीति को दिया गया नाम है जो जोखिम का प्रबंधन करता है। नाम एक मिथ्या नाम है क्योंकि सिद्धांत अब आधुनिक नहीं है। एमपीटी स्वीकार करता है कि कई निवेशों में इसे फैलाने से विशिष्ट जोखिम कम हो जाता है। यह भी मानता है कि संबंधित सूचकांक का बारीकी से पालन करने के लिए निवेश के व्यापक प्रसार का प्रदर्शन लगभग निश्चित है। इसके विपरीत, निवेश का एक छोटा प्रसार होने से सूचकांक के सापेक्ष बेहतर प्रदर्शन की संभावना कम हो जाती है, जिसमें अंडर परफॉर्मेंस का अधिक जोखिम होता है। इसलिए एमपीटी सुझाव देता है कि निवेशक के पास सुरक्षित निवेश का मध्यम प्रसार होना चाहिए, यानी कम बीटा जोखिम वाले। पृष्ठ 76 देखें। एक साथ सावधानी से चयनित मुट्ठी भर उच्च जोखिम उच्च बीटा जोखिम कंपनियां जो भाग्य के साथ मसाला जोड़ देंगी कुल पोर्टफोलियो प्रदर्शन। यह वह जगह है जहां जोखिम प्रबंधन आता है। सतर्क निवेशक सभी कम जोखिम वाले निवेश चाहते हैं, अन्य बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद में तेजी से उच्च जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य मॉडल CAPM
यदि सभी निवेशकों के लिए ब्याज की एक सामान्य दर उपलब्ध है, तो टोबिन ने 1958 में दिखाया कि सभी निवेशक समान, कुशल स्टॉक पोर्टफोलियो को साझा कर सकते हैं, कुछ नकदी कम जोखिम को वापस रखकर अपने जोखिम को समायोजित कर सकते हैं, या कुशल पोर्टफोलियो उच्च जोखिम में अधिक स्टॉक खरीदने के लिए उधार लेकर। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत को केवल शेयरों में निवेश पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग गिल्ट बहुत सुरक्षित बिल्डिंग सोसाइटी काफ़ी सुरक्षित संपत्ति कम सुरक्षित और शेयरों कम से कम सुरक्षित के मिश्रित पोर्टफोलियो से निवेशक के जोखिम लाभ की आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए भी किया जा सकता है। निवेशक सुरक्षा और संभावित उच्च प्रदर्शन का अपना मिश्रण चुन सकता है और चुन सकता है। तार्किक निवेश रणनीति अब तक पढ़ने के बाद पाठक को उम्मीद है कि हमें 4 सिद्धांतों के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। कोई निश्चित रणनीति और कोई फंड प्रबंधन बाजार से बेहतर प्रदर्शन की गारंटी नहीं दे सकता व्यापारियों के अलावा। विशिष्ट जोखिम को कम करने के लिए निवेशक को शेयरों के प्रसार की आवश्यकता होती है। यदि अन्य लोग फंड मैनेजर ब्रोकर कटौती नहीं करते हैं, तो निवेशक को कुल रिटर्न शेयर मूल्य वृद्धि और लाभांश बढ़ाया जाएगा। पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को कम करने के लिए लाभांश की आवश्यकता होती है। ये 4 केंद्रीय मान्यताएं शेयर बाजार में शेयरों में निवेश के लिए तार्किक रणनीति की नींव बनाती हैं। इस रणनीति के अधिकांश कारणों का वर्णन पहले किया जा चुका है। रणनीति की सबसे उपयोगी रेखा को शुल्क को कम करते हुए औसत प्रदर्शन को स्वीकार करने में से एक के रूप में देखा जा सकता है। यह सरल उपाय निवेशक के प्रदर्शन को उच्च वेतन पाने वाले पेशेवरों के 50% से आगे रखेगा। शून्य राशि का खेल देखें। स्टॉक चयन बहुत हद तक उन कंपनियों के शेयरों को खरीदने पर आधारित है जिनमें स्पष्ट आपदा कंपनियों से बचने के साथ साथ आपके पास दीर्घकालिक विश्वास है। यह कोई नया विचार नहीं है, लेकिन दीर्घावधि में यह लगातार लाभदायक साबित हुआ है। हालांकि एक बार फिर पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन के लिए आवश्यक रूप से एक मार्गदर्शक नहीं है। दुनिया के 2 सबसे सफल पूल किए गए फंड समूहों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है। यूनिट ट्रस्ट मैनेजर (M&G) अपनी स्थिर दीर्घकालिक रणनीति के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बरमूडा का टेम्पल्टन इंटरनेशनल फंड दुनिया के सबसे एकल निवेशकों में से एक साबित हुआ है। अल्पावधि में इसने कभी कभी विनाशकारी रूप से खराब प्रदर्शन किया है जब इसके पास रखे शेयर फैशन से बाहर थे, लेकिन लंबी अवधि में इसने जमा किए गए फंडों के बीच सबसे लगातार उच्च रेटिंग में से एक रखा है। इसकी रणनीतियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है इनके रूप में। एक बेर बाजार के नीचे के पास खरीदें। एक बुल बाजार के शीर्ष के पास बेचें। निवेशकों और फंड मैनेजरों द्वारा सामान्य ज्ञान और धैर्य। जोखिम फैलाने के लिए वैश्विक विविधीकरण। निवेश में लचीलापन। अपेक्षाकृत कुछ कम मूल्यवान अवसर खरीदें। धैर्य के मूल्य और जोखिम के प्रसार का एक और उदाहरण कैम्ब्रिज कॉलेजों में से एक के निजी पूल किए गए फंड में देखा जा सकता है। 1950 के दशक में इसकी वित्तीय स्थिति मुद्रास्फीति की बेतुकी उच्च दर 5% के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हो गई थी। इसमें शामिल कॉलेज ने गिल्ट और अन्य बांडों को बेचने और परिसंपत्तियों और लाभांश के दीर्घकालिक विकास के लिए शेयर बाजार में पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। हालांकि कंपनी को इक्विटी निवेश के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कॉलेज के प्रमुखों की एक गोलमेज बैठक की और आधे घंटे में फाइनेंशियल टाइम्स से व्यापक रूप से फैले शेयरों का चयन किया। ये शेयर खरीदे गए। तत्पश्चात प्रगति पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार एक बैठक होती थी। हालांकि कॉलेज बस के पास अधिकार के मुद्दों और अन्य मामलों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को उठाने का दैनिक अधिकार था। जोत में परिवर्तन केवल वार्षिक बैठक में उपस्थित लोगों की आपसी सहमति से किया गया था और काफ़ी हद तक सामान्य ज्ञान पर आधारित था। कॉलेज ने 1987 की दुर्घटना से पहले बहुत सारे शेयर बेचे, यह तर्क देते हुए कि शेयर की पैदावार बहुत कम थी। देखें द यील्ड गैप, पृष्ठ 35। आत्मकबूल किए गए बाजार निरीक्षरों द्वारा इस सरल रणनीति ने 1950 के दशक में अपनी शुरुआत के बाद से स्टॉक मार्केट इंडेक्स से काफ़ी आगे प्रदर्शन किया है, जो सही समय पर स्टॉक से बाहर बेचने में सहायता करता है और कम से कम महंगे शेयर ट्रेडिंग के साथ। लाइफ एश्योरेंस उद्योग द्वारा प्रबंधन शुल्क को कम करने के निवेश प्रदर्शन पर लाभकारी प्रभावों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। यह देखा गया है कि आपसी आश्वासन कंपनियां जिनके पास भुगतान करने के लिए कोई शेयरधारक नहीं है और जो कुछ म्यूचुअल के मामले में बिचौलियों को कोई कमीशन नहीं देती हैं, सामान्य जीवन बीमा कंपनियों की तुलना में जो इन लाभों की कमी रखते हैं, अपने पॉलिसी धारकों को लगातार बेहतर दीर्घकालिक रिटर्न देते हैं।
फिर से, प्रबंधन कौशल का निवेश प्रदर्शन पर केवल एक द्वितीयक प्रभाव प्रतीत होता है। तार्किक निवेश रणनीति का सारांश तार्किक निवेश रणनीति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तय करें कि आप पूंजी वृद्धि चाहते हैं, आय में वृद्धि या दोनों का संयोजन। आय वृद्धि अतीत में बेहतर पूंजी विकास भी साबित हुई है। अगर आपको लगता है कि तेज गिरावट आने वाली है तो शेयर न खरीदें। यील्ड गैप पर ध्यान दें और लंबी अवधि के लिए जब गैप 6% से ज़्यादा हो तो खरीदारी न करें। बुल मार्केट की शुरुआत के लिए देखें, जब आपको शेयरों में निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। लीड संकेतकों में अल्पकालिक ब्याज दरों में गिरावट, गिल्ट की कीमतों में वृद्धि और पहले के नकारात्मक कॉपॉक संकेतक में तेजी शामिल हैं। जिन शेयरों को आप खरीदना चाहते हैं उनकी एक इच्छा सूची पेज 126 पर विश लिस्ट देखें, संकलित करें और कम से कम साप्ताहिक रूप से उनकी प्रगति की निगरानी करें। जब आप समय को सही मानते हैं, यानी जब आप सामान्य रूप से शेयरों के बढ़ने की उम्मीद करते हैं या यह मानते हैं कि एक स्टॉक का मूल्यांकन कम है, तो उस स्टॉक को खरीद लें। उस स्टॉक को न खरीदें यदि शेयर की कीमत के आपके चार्ट से पता चलता है कि यह हाल ही में तेजी से बढ़ा है। आप बेशक कभी कभी कोई स्टॉक छूट जाता है जो इस मामले में ऊपर की ओर फट जाता है। कम से कम 2 सप्ताह बीत जाने तक ऐसा स्टॉक न खरीदें जिसे अभी अभी टिप किया गया हो। यदि आप खरीदारी के समय का न्याय करने में असमर्थ हैं, तो नियमित अंतराल पर स्टॉक खरीदते हुए पाउंड लागत औसत पद्धति को अपनाएं। सुनिश्चित करें कि आप शुरू से ही स्टॉक का व्यापक प्रसार खरीदते हैं। शुरुआत में, जब आपके पास कुछ शेयर हों और इसलिए उच्च विशिष्ट जोखिम के संपर्क में हों, तो केवल ब्लू चिप शेयर खरीदें। जब आप शेयरों के अपने प्रसार का चयन करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि प्रत्येक प्रमुख बाजार उपखंडों से कम एक कंपनी हो। अध्याय 2 देखें। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एक अच्छा प्रसार देने के लिए एक साथ कई स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं, तो जोखिम फैलाने के लिए निवेश ट्रस्ट खरीदें। कई अलग अलग शेयरों की खरीद के लिए फंड करने के लिए आप इन्हें बाद में कभी भी बेच सकते हैं। जब आप 10 विविध शेयरों की अपनी मूल होल्डिंग को इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप हंच के आधार पर या छोटी कंपनियों पर जोर देकर शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिनमें विकास की अधिक संभावना होती है। निवेश ट्रस्ट छोटी कंपनियों में निवेश के लिए जोखिम फैलाने या उनकी वसूली क्षमता के लिए खरीदे गए शेयरों में आदर्श वाहन है। यदि आपके पास पहले से ही उतने शेयरों में हिस्सेदारी है जितनी आपको लगता है कि आप पर्याप्त हैं, तो उन शेयरों की अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड का उपयोग करना एक अच्छा विचार है, जो आपको लगता है कि वादा दिखाते हैं। जब आप सभी स्टॉक बेचने आते हैं तो यह ब्रोकर के शुल्क को कम कर सकता है। इसके अलावा, कई प्राधिकरण इस बात से सहमत हैं कि औसत निजी निवेशक लगभग 20 शेयरों से अधिक के भाग्य का ठीक से पालन नहीं कर सकता है। शेयर बाजार के फैशन का पीछा न करें। फैशन आते हैं और चले जाते हैं, और अगर आप शुरुआत में आते हैं तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यह है, हालांकि एक बार जब वे चलना शुरू कर देते हैं तो फैशनेबल शेयरों का पीछा करते रहना नासमझी है। आप पतन से पहले ऐसे फैशनेबल शेयरों को बेचना बेहतर समझते हैं। निवेश ट्रस्ट वैश्विक विविधीकरण के लिए सबसे अच्छा साधन है। विदेशी बाजारों में निवेश। जापान, यूरोप और यूएसए प्रमुख विदेशी बाजार डोमेन हैं। जब तक आपके पास विदेशी बाजार की ताकत पर मजबूत विचार नहीं है, तब तक एक ट्रस्ट में निवेश करना बुद्धिमानी है जो कि कब निवेश किया जाना है और कब नकद में होना है, इसके बारे में अपना निर्णय लेता है। मुद्रा की चाल विदेशी बाजारों में किए गए लाभ या हानि को काफ़ी हद तक बदल सकती है। अच्छा लाभांश देने वाले शेयरों को प्राथमिकता दें। अपने वादे को पूरा करने के लिए विकास शेयरों की क्षमता पर बहुत अधिक भरोसा न करें। लाभ लेने से डरो मत। जब आपको लगता है कि स्टॉक चरम पर है तो स्टॉक से बाहर निकलें। यदि आपको लगता है कि संपूर्ण बाजार चरम पर है, या यदि यील्ड गैप लंबी अवधि के लिए 6% से अधिक है, तो अधिकांश शेयरों को बेच दें। अगले आदमी के लिए थोड़ा छोड़ दो। बेचने से पहले कीमत के टॉप आउट होने का इंतजार करने की कोशिश न करें। आप कभी भी सही अनुमान नहीं लगाएंगे और बाजार तेजी से गिरने की तुलना में तेजी से गिरते हैं। लेकिन किसी कंपनी को सिर्फ इसलिए बेचने के लिए उत्सुक न हों क्योंकि उसने हाल ही में खराब प्रदर्शन किया है, जब तक कि आपके पास यह मानने का कारण न हो कि गिरावट और खराब हो जाएगी। कभी भी अपने आप को शेयरों का जबरन विक्रेता न बनने दें। अपनी संभावित ज़रूरतों के लिए हमेशा पर्याप्त अतिरिक्त नकदी रखें। शेयर तभी बेचें जब आप चाहें। शेयर खरीदने के लिए कभी भी पैसे उधार न लें। इसे पेशेवरों पर छोड़ दें। शेयर बदलते न रहें।
जब तक आप बहुत भाग्यशाली नहीं होंगे, आपको लाभ नहीं होगा और आप ब्रोकर के शुल्क लेते रहेंगे। याद रखें कि अंडरपरफॉर्मर बाद के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जबकि मजबूत परफॉर्मर धीमा हो जाता है। एक इच्छा सूची का निर्माण अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहले उदाहरण में कंपनियों की एक इच्छा सूची का निर्माण लगभग 20 प्रमुख कंपनियों से किया जाना चाहिए, जिनमें व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। एक वित्तीय समाचार पत्र के माध्यम से जाओ, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स, और कम से कम 12 सेक्टरों के 20 शेयरों को चुनें। उन कंपनियों को चुनें जिनके बारे में आपने सुना है और, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके दीर्घकालिक भविष्य में आपको विश्वास है। यदि आप किसी सेक्टर के भीतर किसी भी कंपनी को नहीं पहचानते हैं, तो एक अच्छे डिविडेंड कवर वाला स्टॉक चुनें। कम अनुपात क्षेत्र के मानक के अनुसार और उच्च उपज। यदि बाजार गिरता है तो उच्च उपज कुछ सुरक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि कोई भी ऐसे शेयरों को बेचना पसंद नहीं करता है जो मोटा लाभांश अर्जित करते हैं। कंपनी की रिपोर्ट यह इस बिंदु पर है कि शेयरों में निवेश के बारे में अधिकांश मानक ग्रंथ पाठक को कंपनी के प्रकाशित खातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह देते हैं। हालांकि मैं पाठक को ऐसा करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन परिणामों पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। हाल ही में उन कंपनियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो यह दिखाने के लिए कि वे बड़ा लाभ कमा रही थीं, खातों को प्रकाशित करने के तुरंत बाद दिवालिया हो गईं। यह कुछ हद तक रचनात्मक लेखांकन के रूप में जानी जाने वाली संदिग्ध प्रथा के कारण है और कुछ हद तक कंपनी के प्रबंधन की अपने भविष्य के बारे में अति आशावादी शोर करने की प्रसिद्ध प्रवृत्ति के कारण है। बेशक, साधारण धोखाधड़ी ने कई मामलों में अपनी भूमिका निभाई होगी। तब कंपनी के खाते पढ़ें, लेकिन जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास न करें। अगर कंपनी उन्हें रिपोर्ट करने की जहमत उठाती है, तो कुछ छिपी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए एक पेशेवर नज़र की जरूरत होती है। इसके अलावा हाल ही में एक अदालत के फैसले ने घोषित किया कि कंपनी के लेखा परीक्षकों का दायित्व कंपनी उसके नियोक्ता के लिए था, न कि कंपनी के शेयरधारकों के लिए। शायद सबसे महत्वपूर्ण एकल आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्या कंपनी नकद कमा रही है? सबसे बढ़कर, याद रखें कि एक कंपनी के अचानक पतन से पेशेवर भी बार बार पकड़े गए हैं, जिसने अभी अभी रिकॉर्ड मुनाफा बताया था। शौकिया निवेशक को पत्रिकाओं और अन्य स्वतंत्र न्यायाधीशों द्वारा प्रकाशित कंपनी के ज्ञान और विश्लेषण पर भरोसा करने के बजाय अच्छा होगा। कंपनी रिपोर्ट अब 2 रूपों में आती है, पूर्ण खाते और संक्षिप्त सारांश। अधिकांश कंपनियां शेयरधारकों को केवल सारांश भेजती हैं, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा करने का अनुरोध नहीं किया जाता है। यूके में सभी सार्वजनिक कंपनियों का कानूनी दायित्व है कि वे किसी भी शेयरधारक को अपनी सबसे हाल की रिपोर्ट की एक प्रति भेजें और अक्सर पूछताछ करने वालों के अनुरोध पर रिपोर्ट प्रदान करें। यह इच्छा सूची के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु प्रदान कर सकता है। कम से कम आप यह जान सकते हैं कि कंपनी वास्तव में अपने जीवन यापन के लिए क्या करती है। फाइनेंशियल टाइम्स एक ऐसी सेवा प्रदान करता है जिसके द्वारा एक निवेशक बिना किसी शुल्क के कई अलग अलग कंपनी रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। अपने चयन का पालन करें। 20 या तो शेयरों की निगरानी कम से कम साप्ताहिक दैनिक, यदि आप इसे प्रबंधित कर सकते हैं, शेयर की कीमत बनाम तारीख के चार्ट की साजिश रचने चाहिए ताकि आप आंदोलन की प्रवृत्ति देख सकें। संयोग से, यह शेयर की कीमत बनाम तारीख के लघुगणक को प्लॉट करने के लिए प्रथागत है। इसका कारण यह है कि एक स्टॉक जो हर साल मूल्य में 2 गुना हो जाता है, सामान्य मूल्य तारीख चार्ट के शीर्ष से तेजी से फट जाएगा, लेकिन लॉगरिदमिक शेयर मूल्य बनाम डेट ग्राफ पर तेजी से बढ़ेगा। आप कई स्टेशनरों से सेमी लॉगरिदमिक ग्राफ पेपर खरीद सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के कई आपूर्तिकर्ता भी हैं जो एक ही कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करते हैं। इन्हें वित्तीय पत्रिकाओं में विज्ञापित पाया जा सकता है। अच्छे खरीदारी के क्षणों की पहचान करने की कोशिश करें, फिर शेयरों को अकेले या एक साथ खरीदें या पाउंड लागत औसत का उपयोग करें। हमेशा खरीदे गए शेयरों को बदलने के लिए इच्छा सूची में नए स्टॉक जोड़ें, आमतौर पर एक ही क्षेत्र से। ये मूल कंपनियों के लिए भंडार या प्रतिस्थापन के रूप में काम करेंगे। आप कुछ सामान्य निवेश ट्रस्टों और प्रासंगिक सूचकांकों का अनुसरण करना भी पसंद कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि आपका चयन समय के साथ कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। समय बीतने के साथ, आप अपनी इच्छा सूची के मूल सदस्यों को अधिक सट्टा स्टॉक या विदेशी निवेश ट्रस्ट के साथ बदलना चाह सकते हैं। हालांकि, याद रखें कि पहले खरीदे गए शेयरों के प्रदर्शन की निगरानी करना जारी रखें, ताकि यदि आवश्यक हो तो आप उन्हें त्यागने के सर्वोत्तम समय की पहचान कर सकें। यह बाद वाला अभ्यास केवल तभी अनुशंसित किया जाता है जब किसी शेयर का स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यांकन किया जाता है।
एक बार जब आपके पोर्टफोलियो की मुख्य शेयर होल्डिंग्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो निवेश के लिए व्यक्तिगत विचारों का पालन करने की बहुत गुंजाइश होती है। यदि आप मानते हैं कि किसी कंपनी की लंबी अवधि उज्ज्वल है भविष्य, तो यह इच्छा सूची में जोड़ने लायक है जब तक कि इसके प्रदर्शन को स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि आप एक खुदरा स्टोर श्रृंखला के बारे में एक टिप सुनते हैं, लेकिन अवलोकन से जानते हैं कि आपकी स्थानीय शाखा जर्जर है, तो आपको इसके शेयर नहीं खरीदने की सलाह दी जाएगी। विशलिस्ट रखने की प्राथमिक विशेषताओं में से एक यह है कि आप सूची में कंपनियों के बारे में प्रकाशित जानकारी देखना शुरू करते हैं, जो पहले किसी का ध्यान नहीं गया होता। इस प्रकार आपकी मेमोरी या नोटपैड आपकी लक्षित कंपनियों को खरीदने से पहले उनके बारे में जानकारी का एक डोजियर संकलित कर सकती है। इस अभ्यास का पालन करने के दौरान मैंने कई मौक़ों पर देखा है कि चार्टिस्टों तकनीकी विश्लेषकों की भविष्यवाणी मेरी कंपनियों के बारे में कितनी गलत है। मैंने अक्सर चाहा है कि मैं चार्टिस्टों की सलाह के विपरीत हमेशा खुद को करने के लिए खुद को परेशान कर सकूं। एक हिटलिस्ट का निर्माण विशलिस्ट के विपरीत हिटलिस्ट है, जिसमें वे कंपनियां शामिल हैं जिनके शेयरों का निवेशक निपटान करना चाहता है। हिटलिस्ट में आमतौर पर ऐसी कंपनियां नहीं होनी चाहिए जो अस्थायी रूप से कम प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि वे जो निवेशक को लगता है कि या तो अच्छी वृद्धि की कोई लंबी अवधि की संभावना नहीं है, या ऐसे शेयर हैं जो अस्थायी रूप से बेतुके रूप से अधिक मूल्यांकित हैं, शायद फैशनेबल बनने के बाद। हिटलिस्ट में शामिल कंपनियों का निपटान तब किया जाना चाहिए जब एक अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल पहले अवसर पर। यह महत्वपूर्ण है कि कभी भी शेयरों का जबरन विक्रेता न बने। शेयरों का मूल्यांकन कभी कभी स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो को महत्व देना वांछनीय है, भले ही केवल यह देखने के लिए कि यह कितना अच्छा कर रहा है। कर उद्देश्यों के लिए कर वर्ष के अंत में पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। कई ब्रोकर मूल्यांकन सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन यह अपने लिए करना संभव है। विचाराधीन तिथि के बाद अगले कार्य दिवस के लिए फाइनेंशियल टाइम्स की एक प्रति प्राप्त करें। आवश्यक दिन के लिए समापन मूल्य देता है। फिर 4 स्तंभों वाली एक तालिका इस प्रकार लिखें। कंपनी का नाम, शेयरों की संख्या, बाजार मूल्य। मूल्य पहले कॉलम में शेयरों का नाम डालें। डॉट दूसरे में इस कंपनी के शेयरों की संख्या लिखिए। डॉट तीसरे कॉलम में फाइनेंशियल टाइम्स से ली गई कंपनी के लिए मध्य बाजार मूल्य लिखें। डॉट चौथे कॉलम में कॉलम 2 और 3 को गुणा करके प्राप्त अंक को रखें। डॉट आपके पोर्टफोलियो का नामात्र मूल्य चौथे कॉलम में सभी अंकों को जोड़कर प्राप्त राशि के बराबर है। यह विशेष रूप से एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के साथ करना आसान है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल टीम। कुछ उद्देश्यों के लिए, जैसे मृत निवेशक की संपत्ति का मूल्यांकन, अंतर्देशीय राजस्व के लिए तिमाही अप मूल्यांकन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मूल्यांकक को प्रत्येक स्टॉक या शेयर के मूल्य निर्धारण की बोली और कीमतों फैलाव को जानने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, विचाराधीन तिथि के लिए स्टॉक एक्सचेंज सौदों की दैनिक आधिकारिक सूची की एक प्रति प्राप्त करें। आप इसे अपने ब्रोकर से प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं या उसके कार्यालय में गाइड से परामर्श कर सकते हैं। यदि कर वर्ष का अंतिम दिन सप्ताहांत पर है, तो पिछले शुक्रवार के लिए मार्गदर्शिका प्राप्त करें। गाइड प्रत्येक सूचीबद्ध स्टॉक के लिए PP 99-119 के रूप में उद्धरण मूल्य प्रदान करता है। इसका मतलब है कि विचाराधीन स्टॉक को 119p में खरीदा जा सकता है या 99p पर बेचा जा सकता है। इसलिए प्रसार 119-99p या 20p था। अंतर्देशीय राजस्व बताता है कि स्टॉक का मूल्य बिक्री मूल्य और प्रसार के 1/4 के बराबर है। इस उदाहरण के लिए, स्टॉक का मूल्य 99p और 20p का 1/4 है, जो 104p के बराबर है। प्रदर्शन आकलन अधिकांश निवेशक अपने धन की गणना नकदी के रूप में व्यक्त की गई कुल नकदी और संपत्ति के रूप में करते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर उन्होंने 10 साल पहले सिर्फ 1000 पाउंड के साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके पास 9500 पाउंड के शेयर और 500 पाउंड की नकदी है, सभी शेयरों में विशेष रूप से निवेश से प्राप्त होते हैं, तो निवेशक का कुल मूल्य 10,000 पाउंड है, मूल मूल्य से 10 गुना वृद्धि। हालांकि 10,000 पाउंड के मूल्य में इस अवधि में प्राप्त सभी लाभांश और शायद पुनर्निवेश शामिल हैं। इसके विपरीत, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स सभी लाभांश को ध्यान में रखे बिना अंतर्निहित शेयरों के मूल्य में केवल परिवर्तन पर विचार करते हैं। व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब है कि सूचकांक हमेशा निवेशक के लिए धन के सही संचय को कम आंकते हैं। यदि आप अपनी इच्छा सूची के प्रदर्शन की तुलना स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जैसे FTSE से करना चाहते हैं,
तो अपनी इच्छा सूची से अपना खुद का इंडेक्स बनाना आवश्यक है। यह सबसे सरलता से विचार की गई अवधि में इच्छा सूची में प्रत्येक स्टॉक के सभी प्रतिशत लाभ या हानि का औसत लेकर प्राप्त किया जाता है। यदि तुलना निष्पक्ष होनी है तो लाभांश को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। फिर भी यह प्राथमिक प्रक्रिया एफटीएसी जैसे सूचकांकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शेयरों के भार का कोई हिसाब नहीं लेती। इस कारण से मैं पुराने के साथ तुलना करने की सलाह देता हूँ। भार रहित FT30 जिसे भी कहा जाता है सूचकांक। FT30 इंडेक्स का निजी निवेशक के लिए यह भी लाभ है कि इसकी घटक कंपनियों को समग्र रूप से शेयर बाजार को प्रदर्शित करने के लिए चुना जाता है, जबकि FTSE 100 उन कंपनियों का गठन करता है जिनके पास वर्तमान में सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण है, अक्सर बैंक और उपयोगिताओं। FT30 इंडेक्स की अक्सर पर्याप्त रूप से अपडेट नहीं होने के लिए आलोचना की गई है। FTSE 100 के विपरीत, जहां सूचकांक में उच्चतम मूल्य वाली 100 कंपनियों को रखने के लिए तिमाही बदलाव किए जाते हैं। कंपनियों को आमतौर पर केवल FT30 से बाहर निकाला जाता है जब उन्हें ले लिया जाता है या दिवालिया हो जाता है। कंपनियों की वर्तमान सूची पर देखी जा सकती है। इंडेक्स को क्यों हराया? किसी के निवेश के साथ वित्तीय सूचकांक को मात देने की ललक को दूर करना बहुत आसान है, लेकिन यह ध्यान रखने योग्य है कि सूचकांक केवल एक कृत्रिम गणितीय अवधारणा है। सूचकांक अपने अंतर्निहित घटकों के जोखिम का कोई हिसाब नहीं लेते हैं। यदि आपके अपने निवेश में भी गिरावट आई है, तो गिरते हुए सूचकांक को मात देने में कोई योग्यता नहीं है। प्रूडेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने एक विचारोत्तेजक विज्ञापन प्रकाशित किया। सभी फंड मैनेजर ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन आप जोखिम के बिना विकास हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम जोखिम के बारे में बात करना चाहेंगे। किसी भी इंडेक्स का पीछा करने से पहले निजी निवेशक को खुद से पूछना चाहिए कि वह ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्लोजट इंडेक्सिंग शेयरों की सबसे व्यापक रूप से विविध होल्डिंग्स विशेषकर संस्थागत पेंशन फंड की कोटरी इंडेक्सेस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पोर्टफोलियो लंबी अवधि में अंतर्निहित सूचकांक के रूप में व्यवहार करेगा, इसे ठीक से दोहराए बिना। इस प्रकार लंबी अवधि में स्टॉक मार्केट इंडेक्स के अनुमानित प्रदर्शन की नकल करना संभव है, जबकि इंडेक्स बनाने वाले शेयरों के केवल एक अनुपात का मालिक है।